हेलो स्टूडेंट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम होता है, क्लास पीडीएफ और पेपर कटिंग आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अकेडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होके डिस्कशन करके चैट करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होती है आप उसको ऑन टाइम क्लियर कर देते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको पीटी और आपको अपने मेंस की तैयारी को परखने का अवसर मिलता है और साथ ही टेस्ट की तैयारी के बाद आपको एक विश्लेषणात्मक सेशन दिया जाता है जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप प्रीलिम्स के प्रश्नों को कैसे हल करें और फिर मुख्य परीक्षा पर भी एक विश्लेषणात्मक सेशन जिसमें यह बताया जाता है कि कैसे प्रश्नों को हल करना है, कैसे आंसर फॉर्मेटिंग करना है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, ये आपको बताया जाता है। तीसरा, इसमें आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, अर्थात यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस आपका एक निर्धारित समय में कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा प्रारंभ किए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी से संबंधित है, जो यूपीएससी के मेंस से संबंधित है और जो इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, तो एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन 72,000 का है और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आप 64,800 में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जो जीएस का दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट, तब 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन 1,07,000 का है। मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपका ये 96,300 में आपको प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। साथ ही अब आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 27,500 का है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब आपको 12 मंथ का जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है ये 24,450 में प्राप्त हो जाएगा। आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों का प्लस कोर्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और जीएस का सब्सक्रिप्शन लेकर आप प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन में मार्गदर्शन प्राप्त करें। अनअकैडमी के द्वारा एक कॉम्बाट की शुरुआत की गई है जिसका अगला डेट जो है वो 20 दिसंबर है। आप इसकी टाइमिंग 11 बजे एएम है, आप इसको नोट कर लेंगे। इसमें इनरोल करके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं
और इसमें जो कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट आप देख रहे हैं 45 मिनट है, 60 क्वेश्चन है, 13 कॉम्बाट्स है। आप इसमें पार्टिसिपेट करके एनरोल करके ढेर सारे प्राइजेज जीत सकते हैं। जिसमें फर्स्ट जो प्राइजेज है वो एप्पल का लैपटॉप, सेकंड प्राइजेज एप्पल का आईपैड मिनी है, थर्ड प्राइजेज एप्पल के एयरपॉड्स है और फोर्थ प्राइजेज में कम से कम 100 रैंकर्स तक को 1000 का अमेजन वाउचर प्राप्त होगा। तो आप यह ऑफर को जाने मत दें, इसमें एनरोल करके पार्टिसिपेट करें। साथ ही यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2011 में, अब उसके लगभग 6 मंथ बाकी रह गए हैं। इसको ध्यान में देखते हुए यूपीएससी के द्वारा कई सारा कोर्स डिजाइन करके प्रारंभ किया गया है अनअकैडमी के द्वारा। आप उसमें पार्टिसिपेट करें, सब्सक्रिप्शन लेकर इसमें भाग लें। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगा, लाइव क्लास कम से कम 500 आवर का, फिर फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर शेड्यूल, डॉट क्लियरिंग सेशन और इंडिया के टॉप जो एडुकेटर हैं वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। 14 दिसंबर को ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी का 1 या 2 सालों का सब्सक्रिप्शन लेकर आप 2021 के लिए, 2022 के लिए, 2023 के लिए किसी में भी आप जा सकते हैं। तो एक बार फिर से सभी का मध्यकालीन भारत के सेक्शन में स्वागत है। और मध्यकालीन भारत के सेक्शन में हम लोग मुगल काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और मुगल काल के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है, एक संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें बाबर के बारे में कवर कर लिया है कि बाबर से संबंधित 2 वीडियो आप तक पहुंच चुका है। दूसरा, इसमें अगले मुगल शासक हुमायूं के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया है। फिर एक बीच में अफगान शासक शेरशाह के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया है। और शेरशाह के बाद जो अब लोग चौथा हम लोग शासक में है वो है अकबर। तो अकबर के बारे में हमने अभी तक 2 लेक्चर देख लिया। एक जो अकबर के शासन काल की जो प्रारंभिक विद्रोह और कठिनाइयाँ थी, उस प्रारंभिक विद्रोह और कठिनाइयों के बारे में हम लोग अब तक अवगत हो चुके हैं। और दूसरा, अकबर का जो साम्राज्य विस्तार है, तो उस साम्राज्य विस्तार के प्रथम चरण के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज इस लेक्चर में जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो अकबर के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार का दूसरा चरण है, सेकंड फेज है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जब साम्राज्य विस्तार के दूसरे चरण की समाप्ति हो जाएगी, तब हम अकबर के धार्मिक, सामाजिक नीति, प्रशासनिक नीति, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अकबर के जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी और जो दूसरे चरण की नीति है, तो आप लोग एक हेडिंग बना लेंगे, साम्राज्य विस्तार का दूसरा चरण। साम्राज्य विस्तार का दूसरा चरण। तो साम्राज्य विस्तार का जो दूसरा चरण है, जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग ने मैंने पहले ही बताया था कि जब साम्राज्य विस्तार का पहला चरण अकबर के समय में एंड हो चुका था, अकबर ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए थे, नई नई संस्थाओं का सृजन किया था और उसके बाद दूसरा चरण की शुरुआत हुई थी। तो साम्राज्य विस्तार का जो दूसरा चरण है, इसको समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है कि प्रथम चरण के जो साम्राज्य विस्तार हुए थे और उसके बाद जो अकबर ने प्रशासनिक सुधार किए थे, उनसे क्या-क्या चीजें उभर कर सामने आई थी, उसी के पृष्ठभूमि में हमें अकबर के दूसरे चरण के साम्राज्य विस्तार को समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर पृष्ठभूमि में आपको ये ध्यान में रखना है, अकबर ने जो प्रथम चरण के साम्राज्य विस्तार के बाद शासन प्रणाली पर ध्यान दिया था, तो उसका पहला प्रभाव क्या हुआ था कि प्रशासन में चुस्ती आई थी, यानी कि स्फूर्ति आई थी, प्रशासन में चुस्ती आई थी और एक सशक्त साम्राज्य का प्रशासन शुरू हुआ था। दूसरा, इस प्रशासनिक व्यवस्था का स्थापित होने के कारण क्या हुआ था कि हमने देखा है कि अकबर ने अपने सैन्य बल और प्रशासनिक सुधार के द्वारा जो अमीर वर्ग और उमरा वर्ग, जिसको आप कहते हैं, अमीर और उमरा वर्ग की शक्ति पर अंकुश लगा दिया था। अमीर वर्ग और उमरा वर्ग की शक्ति पर अकबर ने अंकुश लगा दिया था। और जाहिर सी बात है कि जब अमीर और उमरा वर्ग की शक्ति पर अंकुश लगेगा, तो इनका जो है कुछ न कुछ निगेटिव तो जाएगा। तीसरा, अकबर के प्रशासनिक सुधार के कार्यों से प्रजा के अधिक से अधिक ध्यान रखा जाने लगता है, प्रजा का या प्रजा के अधिक से अधिक ध्यान रखे जाने लगे थे, प्रजा के अधिक से अधिक ध्यान रखे जाने लगे थे, क्योंकि अकबर ने जिस नीति की शुरुआत की थी, वह एक तरीके से
प्राचीन काल में जिस तरीके से अशोक की नीति थी, सर्वधर्म समभाव की नीति, उसी तरीके की नीति को ये फॉलो कर रहा था। तो प्रजा का अधिक से अधिक ध्यान रखे जाने लगा था। इसके कारण क्या हुआ था, जो प्रशासनिक चुस्ती आई थी, अमीर वर्ग पर नियंत्रण रखा गया था। तो इसके कारण क्या हुआ था कि जाहिर सी बात है कि जिस अमीर वर्ग और उमरा वर्ग पर नियंत्रण जो महत्वाकांक्षी थी, इसके कारण बहुत सारे उमरा वर्ग असंतुष्ट भी हुए थे। बहुत सारे उमरा वर्ग, अमीर वर्ग अकबर के समय में असंतुष्ट भी हुए, क्योंकि उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, उनका जो शक्ति था, उसको अकबर ने क्या किया था, सीमित कर दिया था, जिसके कारण वो असंतुष्ट भी हुए। तीसरा, अभी भी क्या है कि कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना काफी प्रबल है। क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना प्रबल है, और ये क्षेत्रीय स्वायत्तता की जो भावना प्रबल है, बेसिकली दो क्षेत्रों में, तीन क्षेत्रों में। एक बिहार, बिहार से लगे हुए दूसरा बंगाल, और बंगाल से लगे हुए जो तीसरा उड़ीसा का क्षेत्र है। इन तीनों क्षेत्रों में, यानी कि जो पूर्वोत्तर का ये एरिया हो जाएगा, अभी भी इन क्षेत्रों में क्या था कि क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना प्रबल थी। हालांकि पहले लेक्चर में आपने देखा इससे संबंधित कि बिहार बंगाल में ही अकबर के समय में मिर्जावर का विद्रोह हुआ था। थोड़ा बहुत आज भी उसकी चर्चा होगी। मिर्जावर के विद्रोह का अकबर ने दमन कर दिया था, और इसी क्षेत्र में अफगान भी थे। तो अभी भी क्या था कि अफगान की सत्ता तो समाप्त कर दी गई थी, लेकिन पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि अफगान की समस्या कुछ न कुछ बनी हुई थी। अफगान की समस्या कुछ न कुछ बनी थी, समस्या कुछ अभी भी मौजूद थी, तो ये भी ध्यान में समझना है। फिर सातवां पॉइंट याद रखेंगे कि अकबर के समय में क्या हुआ था कि इसी समय राजस्थान के अधिकांश रियासत या तो अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे, या कुछ को अकबर ने जीत लिया था। लेकिन राजस्थान में जो मेवाड़ राज्य था, अभी भी वह संघर्षरत है। मेवाड़ राज्य संघर्षरत है, महाराणा प्रताप संघर्ष की अग्नि जलाए हुए हैं। तो मेवाड़ राज्य अभी भी क्या है, संघर्षरत है, और अकबर के समय में मेवाड़ को जीता नहीं जा सका। आगे हम लोग देखेंगे जहांगीर के समय में एक संधि होती है मुगलों और मेवाड़ के बीच। और फिर आठवां क्या है कि मध्य एशिया में उज्बेक शक्ति का फिर से उत्थान हो रहा था। मध्य एशिया में उज्बेक शक्ति का उत्थान हो रहा था। और जाहिर सी बात है कि जब भी मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में परिवर्तन होता है, तो सीधा उसका प्रभाव भारत के सीमांत क्षेत्र पर पड़ता है। अभी भी आप देखते हैं कि चाहे मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में कुछ भी परिवर्तन हो, उन परिवर्तनों का सीधा प्रभाव भारत के सीमांत क्षेत्र पर पड़ता है, सीमा नीति पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर पर उसका प्रभाव आना शुरू होता है। तो मध्य एशिया में उज्बेक शक्ति का उत्थान हो रहा था, और इसका भी प्रभाव बढ़ रहा था। तो ये जो मैंने आपको 8 पॉइंट बताया है, इसी 8 पॉइंट के संदर्भ में अकबर के साम्राज्य विस्तार के दूसरे चरण को समझे जाने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है कि यदि मध्य एशिया में उज्बेक शक्ति का उत्थान हो रहा है, ईरान में सफवी साम्राज्य का भी उत्थान था, और ईरान के सफवी साम्राज्य के साथ और उज्बेक के साथ वैसे संबंधों में परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अकबर के समय में दोनों के साथ क्या था, एक तरीके से शत्रुता का संबंध था। तो जाहिर सी बात है कि मध्य एशिया में इस बढ़ती हुई शक्ति और इस तरीके शक्ति संतुलन में जो परिवर्तन हो रहा था, तो पश्चिमोत्तर सीमांत के क्षेत्र को विजय करना और उसको अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना अकबर के लिए चुनौती था। और जो क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना प्रबल हो रही थी, उसको भी कंट्रोल करना था। तो इन्हीं समस्याओं के संदर्भ में, और दक्कन में भी अकबर के समय में जाएंगे, दक्कन में अकबर के समय में अहमदनगर का राज्य है, बीजापुर का राज्य है, और गोलकुंडा का राज्य है। और दक्कन का जो मुगल का अभियान होता है, हम उसको एक अलग फॉर्मेट में आपको बताएंगे। एक बार जब आप सभी शासक के दक्कन की नीति को समझेंगे, तभी आप उसको समझ पाएंगे। हम एक साथ सभी के बताएंगे, लेकिन यहाँ पर दक्कन की पृष्ठभूमि आपको जरूर बता देंगे। तो इसी पृष्ठभूमि में क्या है कि अकबर के सुधार द्वितीय चरण के जो साम्राज्य विस्तार की नीति है, उसको समझे जाने की आवश्यकता है। और इस संदर्भ में सबसे पहला जो अकबर के समय में द्वितीय चरण के साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, तो वह एक बार फिर से कहाँ होती है, बंगाल बिहार में विद्रोह और उसकी विजय। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर कि बंगाल और बिहार में विद्रोह। जैसे मैंने पहले ही बताया था अभी प्रयोजक तत्व में कि यहाँ पर अभी भी क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना प्रबल थी, यानी कि मुगल सत्ता से स्वतंत्र होना चाहते थे। बंगाल बिहार में
बंगाल में विद्रोह और विजय, किस तरीके से इसकी विजय होती है, इसको समझना है। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो बंगाल और बिहार में इस समय विद्रोह हुआ था, इसको हम वो देव सेक्शन में हमें बांटकर समझना है। यानी इस मैप का लेने का अर्थ यही है कि यही मुगल साम्राज्य के समय अभी भी क्या है, विद्रोह का केंद्र है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इस विद्रोह का कारण क्या था, किस कारण से इस समय एक बार फिर से विद्रोह हुआ था, और फिर विद्रोह का दमन करने के लिए अकबर कौन सा प्रयास करता है, किस तरीके से, वो हमें समझे जाने की जरूरत है। तो इस समय जो विद्रोह हुआ था उसका पहला कारण क्या था, कि सर्वप्रथम कारण था कि जागीरदारों को, पहला कारण इसका था कि जागीरदारों को एक तरीके से अपने जागीर का, जागीरदारों को अपने जागीर का लेखा जोखा प्रस्तुत करने को कहा गया था, लेखा जोखा प्रस्तुत करने को। तो जाहिर सी बात है कि जो जागीरदार अभी तक लेखा जोखा प्रस्तुत, यानी कि उनको उनकी जागीर से कितनी आमदनी होती है, यह अकबर ने कहा कि आप हमें बताएं कि कितनी आमदनी कितनी खर्च होती है वो। तो एक इसके कारण, और दूसरा कारण क्या था कि जागीरदारों को जो अकबर ने दाग प्रणाली की शुरुआत की थी, दाग प्रणाली जो घोड़े पर दागने से संबंधित था, दाग प्रणाली को कठोरता से लागू करने को कहा था, कठोरता से लागू करने का। क्योंकि जो दाग प्रणाली थी ये सैन्य व्यवस्था के चुस्ती से संबंधित थी, क्योंकि यह दाग प्रणाली इसलिए लगाई जाती थी ताकि जो जागीरदार हैं वो निम्न नस्ल के घोड़े या टट्टू घोड़े सेना में न लाएं, और उच्च नस्ल के घोड़े को वो बेच न लें, क्योंकि सेना की मजबूती के लिए उच्च कोटि के घोड़े की आवश्यकता थी, वही घोड़े होते थे और उस पर दाग। तो इन दो कारणों से इस समय जो यहाँ पर जागीरदार थे वो असंतुष्ट थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा, इस विद्रोह को कुछ ऐसे तत्वों ने हवा दी, जैसे कि जो अकबर के शासन काल में कुछ उलेमा वर्ग थे। तो जो उलेमा वर्ग थे अकबर के शासन काल में, उन्होंने भी इस विद्रोह को हवा दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि अकबर ने जो सामाजिक धार्मिक नीति अपनाई थी, जो उसकी सुलह ए कुल की नीति थी, जो उसके प्रशासन करने की नीति थी, वह क्या था कि किसी के साथ अकबर भेदभाव नहीं करता था, वो सर्वधर्म समभाव की नीति पर आधारित थी, सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द की नीति पर आधारित थी। तो ऐसे उलेमा जो कट्टर विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे, कट्टर विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे, उन उलेमाओं ने भी इस विद्रोह को हवा दी थी। तीसरा, चौथा, इसी प्रकार वह उमरा वर्ग जिसके शक्ति पर अकबर ने अंकुश लगा दिया था, तो उस उमरा वर्ग ने भी जो है इस विद्रोह को हवा दी थी, क्योंकि वह भी चाहता था कि इसके माध्यम से क्षेत्रीय स्वायत्ता बनेगी, अकबर के प्रशासन में कठिनाई होगी तो हमें भी अधिकार मिल जाएगा। तो ये चौथा। पांचवा क्या था कि जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर अफगान की सत्ता का पूरी तरीके से दमन तो नहीं हुआ था, तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो अफगान कुल थे वह अफगान भी इस विद्रोह में शामिल हो रहे थे, इस विद्रोह में शामिल होकर इसको बढ़ावा दे रहे थे, अफगान भी इस विद्रोह में शामिल होकर इस विद्रोह को बढ़ावा दे रहे थे। इसी तरीके से एक उलेमा के द्वारा यह भी फतवा जारी किया गया, उलेमा के द्वारा यह भी फतवा जारी किया गया कि सभी मुस्लिम शासक इसी विद्रोह के अवसर पर, सभी मुस्लिम शासक अकबर के विरुद्ध हो जाएं, क्योंकि इनको लग रहा था अकबर के विरुद्ध हो जाएं। कौन से शासक? तो सभी मुस्लिम शासक अकबर के विरुद्ध हो जाएं, क्योंकि अकबर ने जो सुलह ए कुल की नीति अपना ली थी, धार्मिक सौहार्द और संभाव की नीति अपना ली थी, इससे इलामाओं का महत्व कम हो चुका था। उन्होंने भी फतवा जारी कर दिया था इस विद्रोह के अवसर पर कि अकबर के विरुद्ध सभी लोग हो जाएं। पांचवा। छठा, इसी समय क्या होता है कि काबुल का जो शासक है हकीम मिर्जा, जिसकी पहले भी चर्चा हो चुकी है, हकीम मिर्जा ने भी इस विद्रोह को हवा दी, और उसने विद्रोहियों को यह आश्वस्त किया कि अवसर पाने पर वह मुगलों पर दबाव बढ़ाने के लिए लाहौर पर आक्रमण करेगा। और जाहिर सी बात है कि यदि लाहौर पर आक्रमण करता हकीम मिर्जा, जो पाकिस्तान में इस मैप के थ्रू आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे, अभी यहाँ पर लाहौर हो जाएगा। तो यदि लाहौर पर आक्रमण करता हकीम मिर्जा तो जाहिर से, और यहाँ पर अफगानिस्तान में काबुल, यहाँ पर यदि ये काबुल पर तो अधिकार था ही इसका, और और यहाँ पर यदि ये लाहौर पर अधिकार करता या इस पर आक्रमण करता तो जाहिर सी बात है कि अकबर को अपनी सेना लेकर इधर भी आना रहता, इसकी सैन्य शक्ति बट जाती। तो इसने भी इसको हवा दी थी,
और यहाँ के जो विद्रोही जागीरदार और जमींदार थे जिन लोगों ने ये विद्रोह किया था, इन लोगों ने हकीम मिर्जा को अपना बादशाह भी घोषित कर दिया था। हकीम मिर्जा को अपना बादशाह भी घोषित कर दिया था। तो यह भी इस विद्रोह को बढ़ावा देने का कारण था, पांचवा। और छठा पॉइंट ये याद रखेंगे कारण में कि यहाँ के जो मुगल अधिकारी वर्ग थे, मुगल अधिकारी वर्ग के द्वारा तो विद्रोह से निपटने की रणनीति अपनाई गई थी, वो भी क्या था, विद्रोह को कुछ बढ़ावा देने का कारण बन गया, क्योंकि वो निपटने की जो रणनीति थी वो सही तरीके से कारगर नहीं हो पाई और इसलिए विद्रोह को हवा मिल गई। तो यह जो बंगाल और बिहार में इस समय विद्रोह हुआ था, यह जो समय हो जाएगा एक तरीके से अकबर के समय का, यह 1580 से लेके 1581, और यह वही समय है जब अकबर के द्वारा दीन ए इलाही के विचारों को अपनाया गया था और दीन ए इलाही के विचारों के प्रचार प्रसार में वह लगा था। तो दीन ए इलाही क्या था, वस्तुतः कोई धर्म नहीं था। जिस तरीके से प्राचीन काल में अशोक ने एक धम्म की नीति अपनाई थी, ठीक उसी तरीके से दीन ए इलाही था। इसीलिए अकबर चूंकि दीन इलाही के माध्यम से सर्वधर्म समभाव की नीति अपना रहा था, तो इससे कुछ कट्टरपंथी उलेमा भी असंतुष्ट थे, अमीर वर्ग असंतुष्ट थे और उन लोगों ने इस विद्रोह को भड़काने में सहायता की थी। तो ये कारण याद रखेंगे कि इस विद्रोह को किस किस कारण से प्रोत्साहन मिला था। तो जागीरदारों को लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जागीर का उसके कारण। घोड़े पर दाग प्रणाली कठोरता से लागू करने को कहा गया, उसके कारण। उलेमा वर्ग का महत्व कम हो रहा था, जो कट्टर उलेमा वर्ग थे उन्होंने प्रोत्साहन दिया। ऐसे अमीर वर्ग जिनकी शक्ति पर अकबर ने अंकुश लगा दिया था, उसने प्रोत्साहन दिया। अफगान जो इस क्षेत्र में थे उन्होंने इसको हवा दी। फिर जो उलेमा थे उन्होंने फतवा जारी कर दिया इसी समय कि सभी मुस्लिम शासक अकबर के विरुद्ध आ जाएं। और हकीम मिर्जा जो काबुल का सूबेदार था, काबुल का शासक था, उसने क्या कह दिया कि विद्रोहियों को सहायता देने का वचन दिया, लाहौर पर आक्रमण करने का वचन दिया और विद्रोहियों ने भी इसको अपना बादशाह घोषित कर दिया। और छठा पॉइंट कि विद्रोह को दमन करने का जो तत्काल उस समय तरीका था मुगल अधिकारी वर्ग का, वह भी विद्रोह को गति देने का, हवा देने का कारण बन गया। अब अकबर के द्वारा क्या किया जाता है, क्योंकि दो मोर्चे पर इसको संभालना है। एक, काबुल से हकीम मिर्जा के भी आने की संभावना है क्योंकि वह कह चुका है, और दूसरा यहाँ पर विद्रोही को भी दमन करने की जरूरत है। तो अब इस विद्रोह को दमन करने के लिए अकबर के द्वारा क्या क्या किया जाता है, तो वो आप ध्यान से देखिए। दमन के प्रयास, तो दमन के क्या क्या प्रयास किए जाते हैं वो आप ध्यान से देखिए। दोनों मोर्चे पर अकबर काम करता है। दोनों मोर्चे पर क्या हो गया कि एक जो पश्चिमी मोर्चा है, जो लाहौर और काबुल का मोर्चा है, वहां पर क्या होता है, पश्चिमी मोर्चा पर। और दूसरा जो बिहार बंगाल का है, यानी कि जो पूर्वी मोर्चा है, वहां पर वो क्या करता है, दोनों फ्रंट पर काम करना शुरू करता है और बड़ी ही सूझबूझ से। तो पूर्वी मोर्चे पर क्या होता है कि अकबर स्वयं भी जाता है, अकबर स्वयं जाता है और साथ में वो राजा टोडरमल को लेकर जाते हैं। राजा टोडरमल को साथ लेकर जाते हैं, टोडरमल को साथ लेकर जाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे इस समय विद्रोह को दबाने के लिए। जबकि पश्चिमी मोर्चे पर जो हकीम मिर्जा का विद्रोह है, तो उस पर जो है सो मानसिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है। पश्चिमी मोर्चे पर मानसिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है, नेतृत्व में। और मानसिंह के नेतृत्व में जो सेना भेजी जाती है, वह क्या करता है कि लाहौर पर हकीम मिर्जा के आक्रमण को विफल कर देता है। लाहौर पर हकीम मिर्जा के आक्रमण को विफल कर देता है। जो मानसिंह के नेतृत्व में सेना गई होती है, वो इसको क्या कर देता है, विफल कर देता है। और मुगल सेना के द्वारा इस समय क्या किया जाता है कि लाहौर पर कब्जा कर लिया जाता है, लाहौर पर कब्जा हो जाता है। और ये पहला अवसर था अकबर के शासन काल में जब मुगल सेना ने लाहौर में कदम रखा था और इस पर कब्जा कर लिया था। और इधर क्या होता है कि जब अकबर और राजा टोडरमल जाते हैं, तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि विद्रोह का यहाँ पर दमन किया जाता है शक्ति के बल पर। विद्रोह का शक्ति के बल पर दमन किया जाता है, शक्ति के बल पर दमन कर दिया जाता है, शक्ति के बल पर दमन कर दिया जाता है। और बाद में जब लाहौर विजय कर लिया जाता है,
तो फिर बिहार और बंगाल का जो सूबेदार होता है काबुल विजय के बाद क्या होता है कि बंगाल और बिहार का जो सूबेदार है वो मानसिंह को बनाया जाता है। मानसिंह सूबेदार बनते हैं, यहाँ के मानसिंह को सूबेदार बनाया जाता है। और जब मानसिंह सूबेदार बनते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि मानसिंह के द्वारा न केवल विद्रोह का दमन किया जाता है बल्कि उड़ीसा का क्षेत्र भी जीत लिया जाता है। उड़ीसा को जीत लिया जाता है और उड़ीसा को जीत लिए जाने के बाद न केवल उड़ीसा को जीता है बल्कि मानसिंह के द्वारा जो आज का ढाका हो जाएगा उसकी विजय की जाती है। जो कूच बिहार, जो पश्चिम बंगाल का असम का एरिया हो जाएगा, ढाका और कूच बिहार के क्षेत्रों पर भी उसके कुछ हिस्सों को जीत लिया जाता है। इस तरीके से पूर्वी मोर्चे और पश्चिमी मोर्चे पर अकबर ने एक विपरीत परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर ली। लाहौर मुगलों के कब्जे में हो गया और पूर्वी मोर्चा पर जो विद्रोह हो रहा था, जागीरदारों का विद्रोह हो रहा था, उसको शक्ति के बल पर न केवल दमन कर दिया गया बल्कि मुगल साम्राज्य का विस्तार भी होता है मानसिंह के द्वारा। ये जब सूबेदार बंगाल के बनते हैं तो फिर उड़ीसा को जीतते हैं और आज के ढाका और पश्चिम बंगाल और असम का जो कूच बिहार का इलाका उसके कुछ क्षेत्रों को जीत लेते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो अकबर के समय की अब विजय है वह कौन सा है, तो सबसे पहले अब अकबर का जो है ना काबुल का अभियान होता है। तो अब जो होगा चूंकि लाहौर को जीता जा चुका है तो अब अगला जो अभियान होता है अकबर के समय में वह है काबुल का अभियान। और काबुल का अभियान जो है यह शुरू होता है 1581 में। 1581 में काबुल का अभियान शुरू होता है। लेकिन काबुल के अभियान को जानने के लिए सबसे जरूरत क्या है हमें कि इन चीजों को बेहतर तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज किया जाए, देन आफ्टर हम लोग इस पर चलेंगे। तो सबसे पहले जो अकबर की पश्चिमोत्तर सीमांत नीति थी, पश्चिमोत्तर सीमांत नीति पर क्या केंद्र था उसका, पश्चिमोत्तर सीमांत नीति, उसके बारे में हमें जान लेना है, तब हम इसको बेहतर से समझ पाएंगे। तो पश्चिमोत्तर सीमांत नीति में क्या था, जैसे पहले ही आपने देखा है कि सबसे पहला पॉइंट यही ध्यान में रखेंगे कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अकबर एक वैज्ञानिक सीमा की प्राप्ति करना चाहता था। वैज्ञानिक सीमा की प्राप्ति करना चाहता था ताकि एक ऐसी सीमा बना ली जाए जहां से मुगल का विस्तार यदि ना हो तो उस पर कोई अन्य शक्तियां अधिकार भी ना करे। तो एक वैज्ञानिक सीमा। दूसरा क्या था कि अकबर की जो यह नीति थी, तो जाहिर सी बात है कि इस समय क्या हो रहा था कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मध्य एशिया में उज्बेक शक्ति का विस्तार हो रहा था और उज्बेक शासक इस समय जो था अब्दुल्ला खां उज्बेक था। उज्बेक शक्ति का विस्तार हो रहा था और उज्बेक शक्ति का न केवल विस्तार होता रहा था कि बल्कि उज्बेक शासक जो था ये काबुल पर नजर लगाए हुए था। और जाहिर सी बात है कि इस वर्ल्ड मैप के सार इसीलिए मैंने लिया है, ये पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा काबुल। तो काबुल पर यदि इसका अधिकार हो जाता तो मुगल साम्राज्य पर दबाव आ जाता। तो ये काबुल पर अधिकार करना चाह रहा था। ठीक इस समय क्या था कि ईरान में सफवी शासक भी, ईरान में सफावी शासक जो पहले आपको बताया गया, ये ईरान का एरिया हो जाएगा, यहाँ पर ईरान हो जाएगा। तो ईरान में सफवी शासक का जो है ये वर्चस्व बढ़ रहा था और सफवी शासक के साथ भी मुगलों की प्रतिद्वंदिता थी, एक तरीके से ये समझेंगे। और यहाँ पर जो ये सिंध का एरिया हो जाएगा और ये बलूचिस्तान का एरिया हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ईरान का जो सफवी शासक था इसकी सीमा सिंध के से क्षेत्र से मिलती थी और सिंध के यानी कि बलूचिस्तान और सिंध से एक तरीके से कहेंगे कि मिलती थी। तो यदि सफवी शासक बलूचिस्तान और सिंध पर अधिकार कर लेता तब भी मुगल साम्राज्य पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता और अब्दुल्ला खां उज्बेक यदि काबुल पर कब्जा कर लेता या सफवी शासक भी काबुल पर कब्जा कर लेते तो भी मुगल साम्राज्य पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता। तो कुल मिलाकर यह जरूरी है कि यहाँ पर यह जान लें कि मुगल साम्राज्य की सुरक्षा और एक वैज्ञानिक सीमा की प्राप्ति के लिए यह जरूरी था कि पश्चिम में या सिंध से लेके उत्तर में कश्मीर तक के क्षेत्रों पर मुगल शासकों का नियंत्रण रहे और सिंध पर नियंत्रण रहे, लाहौर पर, काबुल पर, कश्मीर पर नियंत्रण रहे, तभी मुगल साम्राज्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र से सुरक्षित हो सकता था।
तो इसी संदर्भ में अकबर के काबुल अभियान को समझने की जरूरत है। और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो भी क्षेत्र विजय करने का प्रयास किया जाएगा या जो भी क्षेत्र जीता जाएगा, उसमें यही ध्यान में रखना है कि अकबर एक वैज्ञानिक सीमा की प्राप्ति करना चाहता था। और न केवल अकबर बल्कि मुगलों का भी यही दृष्टिकोण होगा आगे के शासकों का। और वैज्ञानिक सीमा प्राप्त करने का मूल उद्देश्य था कि जो अब्दुल्ला खां उज्बेक है उसकी जो शक्ति का विस्तार हो रहा है, उसके शक्ति के विस्तार को भारत के मुगल साम्राज्य पर न पड़ने दिया जाए, और ईरान के साफवी शासक के भी विस्तार को मुगल साम्राज्य पर पड़ने न दिया जाए। तो अब जो है सबसे पहले काबुल में क्या होता है और काबुल की विजय किस तरीके से होती है, वो आप यहाँ से देख लेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो काबुल का अभियान होता है, अभियान की शुरुआत जो होती है काबुल का, ये मैंने बताया था 1581 में शुरू होता है। लेकिन काबुल अभियान में क्या होता है कि यहाँ का शासक कौन था? जैसे पहले ही आपको बताया था कि यहाँ का शासक जो था वो हकीम मिर्जा था, जिसने विद्रोह की भी हवा दी थी। जो पूर्वी भारत में विद्रोह हुआ था अकबर के समय में, बंगाल और बिहार में। लेकिन क्या होता है कि 1585 ईस्वी में हकीम मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। 1585 ईस्वी में हकीम मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। और जब हकीम मिर्जा की मृत्यु हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि काबुल में क्या होता है कि एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति, काबुल में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति आ जाती है। और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर एक वैक्यूम की स्थिति आ गई थी, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी, तो अकबर ने अवसर पाकर क्या किया कि यदि अकबर इस समय लेट करता तो अब्दुल्ला खां उज्बेक जो था वो उज्बेक शासक इस पर अधिकार कर लेता। अकबर ने अवसर का सदुपयोग करते क्या हुआ कि काबुल पर मुगल सेना की पहुंच हो गई और काबुल पर अधिकार कर लिया गया। और काबुल पर जब अधिकार कर लिया गया तो प्रारंभिक सफलता के बावजूद भी यहाँ पर क्या होता है कि मुगल सेना को कुछ कठिनाइयां होने लगी थी। कठिनाइयां क्या होने लगी थी? तो एक तो दिल्ली से बहुत दूर था, और इस समय अकबर के द्वारा यह भी कोशिश किया जाता है कि जब तक वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक सीमा प्राप्ति नहीं कर लेता है, ईरान के तरफ से जो सफवी शासक के क्षेत्र से चुनौती था वो समाप्त नहीं हो जाता है, जब अब्दुल्ला खां उज्बेक की तरफ से जो चुनौती थी वो नहीं समाप्त हो जाता है, तब तक अकबर खुद मुगल साम्राज्य की राजधानी लाहौर को बनाए रहता है। और स्वयं भी जब तक अब्दुल्ला खां उज्बेक की मृत्यु नहीं होती है तब तक अकबर खुद लाहौर में डटे रहता है। ये एक शासक की सूझबूझ नीति का परिचायक है। तो काबुल पर अधिकार कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ कठिनाइयां होती है, तो अकबर उसके बाद क्या करता है कि यहाँ पर परेशानी आने के कारण यहाँ के काबुल के प्रशासन की जो जिम्मेदारी है अपनी एक बहन बख्तुनिस्सा बेगम, अपनी बहन बख्तुनिस्सा बेगम को सौंप कर आ जाता है, बहन को सौंप कर आ जाता है। और यहाँ पर मुगल का प्रभाव बना रहता है, सौंप देता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है सो ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन काबुल पर मुगलों के कब्जा होने से क्या होता है कि मुगल की जो पश्चिमोत्तर सीमांत नीति है एक नया रूप धारण कर लेता है। यहाँ से ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। और एक नया रूप वो क्या धारण कर लेता है, तो अब आप इस मैप पर देखेंगे, आ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है कि हिंदू कुश पर्वत है, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री बनाती है। और हिंदू कुश पर्वत के पार है अफगानिस्तान में काबुल का क्षेत्र, यहाँ पर जो मुगलों ने कब्जा कर लिया था। तो अब चूंकि था क्या कि ये जो हिंदू कुश पर्वत है, और न केवल हिंदू कुश पर्वत बल्कि सुलेमान श्रेणी है, यहाँ पर किरथर श्रेणी है, तो इन पर्वत श्रेणियों में जो पर्वतीय दर्रे थे उन्हीं से होकर काबुल जाने का रास्ता था। यानी कि यहाँ पर जो हिंदू कुश पर्वत है इसमें जो पर्वतीय दर्रे हैं वो, यहाँ जो सुलेमान श्रेणी है उसमें जो पर्वतीय दर्रे हैं वो, यहाँ जो किरथर श्रेणी है उसमें जो पर्वतीय दर्रे हैं वो, इन्हीं पर्वतीय दर्रों से होकर क्या था कि काबुल जाने का मार्ग था। और इन पर्वतीय दर्रों के पास क्या था कि जो लड़ाकू जनजातियां थी, लुटेरे और लड़ाकू जनजातियों का वास क्षेत्र था। और उसमें जो लड़ाकू और लुटेरे जनजातियों का वास था उसमें एक अफरीदी जनजाति, शहीद अफरीदी का नाम सुना होगा, तो एक अफरीदी जनजाति का क्षेत्र था। दूसरा यहाँ पर एक गिजलाई जनजाति का क्षेत्र था, गिजलाई जनजातियां रहती थी।
तीसरा यहाँ पर जो है एक यूसुफ जाई जनजाति का ये क्षेत्र था, यूसुफ जाई। ये सभी यहाँ पर लूटमाट कर, क्योंकि यहाँ पर कृषि तो था नहीं, इस पर्वतीय दर्रे सब पर रहने वाले, तो इनका एक ही था, जो व्यापारिक कारोबार चलता था उसको लूट लिया करते थे, जो अन्य सैन्य सामग्री होती थी उसको लूटने पाटने का ये लोग काम करते थे। तो अकबर, इसी के कारण क्या हुआ कि ये लोग बार बार विद्रोह करते थे और मुगल सेना जो काबुल जाती थी उसके रसद लाइन को काट देते थे। यही कठिनाइयां अकबर को काबुल जीतने के बाद शुरू हो गई थी। इसीलिए उसने सूझबूझ के साथ क्या किया कि अपनी बहन बख्तुन्निसा बेगम को काबुल का प्रशासन सौंप के वो आ गए। लेकिन फिर भी वो सीमांत नीति नया रूप धारण कर चुका था। तो इन जो लुटेरे जनजाति थे, अफरीदी, गिजलाई और यूसुफजाई, इन सभी का दमन करने के लिए अकबर ने दो नीति का सहारा लिया, या इन सभी को एक तरीके से शांत करने के लिए दो नीति का सहारा। पहला, इनमें से अधिकांश को धन का प्रलोभन दिया कि आप हमसे धन संपत्ति ले लो और मुगल को परेशान ना करें। तो धन का प्रलोभन देकर कुछ शांति कायम कर ली, और जिसने धन का प्रलोभन नहीं माना उसको क्या किया अकबर ने, शक्ति के बल पर दमन कर दिया, शक्ति के बल पर दमन कर दिया था। और इसी में एक विद्रोह हुआ था अकबर के समय में, जिसको हम लोग कहते हैं, यही कबीलाई जनजातियों में से एक विद्रोह किया गया था, जिसको बाद में शक्ति के बल पर अकबर के द्वारा दमन भी किया जाता है। उसको कहते हैं रोशनिया विद्रोह। रोशनिया विद्रोह ये इसी समय अकबर के समय में हुआ था, जब काबुल विजय के बाद की ये नई सीमांत नीति रूप धारण कर रही थी। तो रोशनिया विद्रोह जो हुआ था ये 1585-86 में हुआ था, ठीक उसी समय जब काबुल को जीता गया और इनका विद्रोह। तो ये जो रोशनिया विद्रोह था ना, ये अफरीदी जनजाति के द्वारा किया गया था, जो यहाँ पर लूटमाट करने वाली अफरीदी जनजाति थी, इनके द्वारा किया गया था। ये लोग एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में संगठित थे, जैसे रोशनिया संप्रदाय एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में संगठित थे, और यही था जो धन प्रलोभन पर नहीं माना था। अकबर ने रोशनिया विद्रोह का शक्ति के बल पर दमन कर दिया था। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से काबुल पर अधिकार करने से किस तरीके से एक नई रूप धारण कर लेती है मुगलों की पश्चिमोत्तर सीमांत नीति, ये ध्यान में रखेंगे। और ये औरंगजेब के शाहजहां के समय में भी चर्चा होगी, क्योंकि शाहजहां के समय में मुगल सेना कंधार तक पहुंचती है। तो उस समय भी इन जनजातियों सब की जिक्र होगी, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अब जब काबुल और लाहौर पर मुगल का अधिकार हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अब किन क्षेत्र को जीतना होगा, तो कश्मीर पर अकबर का ध्यान गया। और अब अगली विजय जो होगी मुगलों के द्वारा की जाएगी वह है कश्मीर अभियान। कश्मीर अभियान। तो कश्मीर अभियान जो अकबर के द्वारा किया जाता है, यह कश्मीर अभियान हुआ था, बेसिकली कब हुआ था, तो 1586 में अकबर के द्वारा यह कश्मीर अभियान किया गया था। इसको दो संदर्भ में समझेंगे कि कश्मीर अभियान का कारण क्या था, और दूसरा इसकी प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ पर एक बहुमूल्य चीज भी खोना पड़ता है, जो आपको आगे बता देंगे। इसका कारण क्या था कि कश्मीर का पहला पॉइंट ये रखेंगे कि कश्मीर जो था एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति से गुजर रहा था। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी यहाँ पे। और राजनीतिक स्थिरता की स्थिति क्या थी, तो यहाँ पर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था, और उस उत्तराधिकार के संघर्ष में अकबर ने यूसुफ चक का सहयोग किया था। यूसुफ चक का सहयोग किया था, और अकबर के सहयोग से ही यूसुफ चक जो है यहाँ का शासक बना था। यूसुफ चक का सहयोग, और फिर ये क्या था, कश्मीर का यहाँ का शासक बना था यूसुफ चक। लेकिन शासक बनने के बाद क्या है कि यूसुफ चक ने अकबर के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया था। अकबर के साथ जो सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार नहीं किया था। तो एक वह कारण था कि शासक बनने के बाद जो नजराना पेशगी होती है मुगल सम्राट को प्रस्तुत करना, वो यूसुफ चक ने प्रस्तुत नहीं किया था। लेकिन उससे भी बड़ा कारण यह था कि अकबर, चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि एक सीमांत नीति को वो फॉलो करने जा रहा था, और मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी था कि दक्षिण में सिंध से लेके उत्तर में कश्मीर तक का जो एरिया उसकी विजय की जाए, तभी जो सिंधु गंगा घाटी का मुगल साम्राज्य था वो सुरक्षित रह सकता था। तो इन्हीं दो कारणों से अकबर के द्वारा कश्मीर अभियान किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। और कश्मीर अभियान किया जाता है तो कश्मीर अभियान के बाद क्या होता है
कि कश्मीर यूसुफ जब को क्या कर दिया जाता है, अपदस्थ किया जाता है, कश्मीर को मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है, कश्मीर का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे, साम्राज्य में विलय हो जाता है। और न केवल कश्मीर का मुगल साम्राज्य में विलय होता है, बल्कि दो और क्षेत्रों का इस समय विलय होता है। लद्दाख जो रीजन है उसका भी विलय कर लिया जाता है अकबर के द्वारा। और उस समय लद्दाख को कहा जाता था तिब्बत ए खुर्द कहा जाता, तिब्बत खुर्द कहा जाता था लद्दाख को, जिसका भी विलय। और बाल्टिस्तान को भी जीत लिया गया, बाल्टिस्तान को भी अकबर के द्वारा जीत लिया गया। तो बाल्टिस्तान जो आज भी विवाद का एरिया है, जो पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में है, बाल्टिस्तान को जीत लिया। और इसको तिब्बत बुजुर्ग कहा जाता था, बाल्टिस्तान को तिब्बत बुजुर्ग कहा जाता था। इन दोनों, तो ये तीन क्षेत्र इस समय कश्मीर का एरिया, जो घाटी का एरिया है वो, जो लद्दाख का एरिया है वो, और जो बाल्टिस्तान का एरिया है, यानी ये पूरा का पूरा क्षेत्र मुगल साम्राज्य में एक तरीके से विलय कर लिया गया। और इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में स्थायित्व प्रदान करने के लिए बाल्टिस्तान का जो सरदार था, उसकी एक पुत्री से सलीम का विवाह करा दिया गया। सलीम यानी जहांगीर का विवाह बाल्टिस्तान के सरदार के पुत्री से कर दिया गया। तो अकबर ने कोशिश यहाँ पर भी की कि एक वैवाहिक संबंध के द्वारा यहाँ पर एक मुगल की जो पश्चिमोत्तर सीमांत नीति उसको स्थायित्व प्रदान किया जाए। और जिस तरीके से अकबर को राजपूत नीति जो अपनाई थी, उसमें जो उसकी वैवाहिक नीति थी, उसने राजपूत नीति को स्थायित्व प्रदान करने में काफी सहायता की थी। और मुगल साम्राज्य के न केवल स्थायित्व और सुदृढ़ीकरण में, बल्कि विस्तार में भी राजपूत नीति सहायक रहा। क्योंकि कई सारे राजपूत जो योद्धा जैसे मान सिंह है, इन सब ने मुगल साम्राज्य के अभियानों का नेतृत्व किया, प्रांतपति बने और मुगल साम्राज्य की निष्ठापूर्वक सेवा की थी। तो उसी तरीके से कुछ प्रयास यहाँ पर अकबर के द्वारा बाल्टिस्तान में किया जाता है। वहां के सरदार के पुत्री के साथ अपने पुत्र सलीम का विवाह करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस कश्मीर अभियान में अपना अकबर एक बहुमूल्य रत्न खोता है। और वो बहुमूल्य रत्न खोता है कि इसी अभियान में बीरबल की मृत्यु हो जाती है। बीरबल की मृत्यु जो होती है इसी कश्मीर अभियान में। तो बीरबल जो अकबर के मुंह बोले थे, कहा जाता है कि अकबर बीरबल की कहानी प्रसिद्ध है, तो वो बीरबल को इसी अभियान में होते हैं। अब कश्मीर अभियान के बाद अकबर के द्वारा, अब आप देखेंगे इस क्षेत्र में एक बार मैप पर कि कहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र मुगल के कब्जे में आ चुका है, तो आप समझेंगे। यहाँ पर ये कश्मीर का एरिया आ चुका है, यहाँ पर काबुल का एरिया आ चुका है, लाहौर भी आ चुका है। तो अगली बारी अब किसकी होगी? सिंध और जो मकरान तट बलूचिस्तान का क्षेत्र है, इसकी बारी होगी। तो अब अकबर के द्वारा जो किया जाता है, सिंध का अभियान किया जाता है, सिंध अभियान। और सिंध अभियान जो होता है इस समय, तो सिंध अभियान किया जाता है 1590 में, सिंध अभियान किया जाता है। और 1590 में जो सिंध अभियान किया जाता है, तो सिंध का जो शासक है उसका नाम है जानी बेग। सिंध का शासक जानी बेग है यहाँ का। और मुगल अभियान का जो यहाँ पर नेतृत्व करने वाला होता है, मुगल अभियान का जो नेतृत्व करता है, वो है अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुर रहीम खान खाना या खानन, खान खानान, ये। और इनके बारे में आपको पता है कि ये किनके पुत्र थे, किसके साथ किस तरीके से अकबर के आए थे, ये सब इससे पिछले वाले या पहले वाले वीडियो में आपके तक पहुंच चुका है। तो इसको भी क्या किया जाता है कि अकबर के द्वारा सिंध की विलय कर ली जाती है 1590 में। और 1590 में सिंध का विलय कर लिया जाता है। तो आप पश्चिमोत्तर सीमांत में देखिए, सिंध का क्षेत्र आ गया, लाहौर, काबुल, मुल्तान, सभी का क्षेत्र मुगल साम्राज्य में। तो अकबर जो एक वैज्ञानिक सीमा की प्राप्ति करना चाहता था, वो क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। फिर क्या होता है कि इसके बाद अकबर के द्वारा क्या किया जाता है कि 1595 में सिंध की विजय के बाद क्या किया जाता है कि जो पाकिस्तान का आज का बलूचिस्तान का प्रांत है, उसको भी मुगल सेना के द्वारा जीत लिया जाता है। जो मकरान का क्षेत्र है उसको भी जीत लिया जाता है, बलूचिस्तान को जीता जाता है, मकरान को जीता जाता है। तो बलूचिस्तान जो हो जाएगा ये एरिया हो जाएगा, और मकरान का तट ये हो जाएगा। और इन क्षेत्रों का जो सीमा था
वो ईरान के सफावी शासक के साथ मिलती थी। तो बिल्कुल मुगल साम्राज्य की सीमा ईरान तक पहुंच गई थी सफावी साम्राज्य से, और यहाँ पर ये पूरी की पारी पाकिस्तान, आधा अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, पूरा का पूरा ये क्षेत्र मुगल साम्राज्य में शामिल हो चुका था। तो अकबर जो एक पश्चिम में वैज्ञानिक सीमा प्राप्त करना चाहता था वो प्राप्त कर लेता है, और 1598 में आकर क्या होता है कि जो उज्बेक शासक अब्दुल्ला खां उज्बेक था उसकी मृत्यु हो जाती है। 1598 तक आते आते अब्दुल्ला खां उज्बेक की मृत्यु हो जाती है, जिसके नेतृत्व में उज्बेक अपने शक्ति का, अब्दुल्ला खां उज्बेक की मृत्यु, और इसी के नेतृत्व में वो अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। तो आप देख रहे हैं 1595 तक, इस समय तक लाहौर पर मुगल का अधिकार हो चुका है, काबुल पर मुगल का अधिकार हो चुका है, कश्मीर पर अधिकार हो चुका है, बलूचिस्तान पर अधिकार हो चुका है, मकरान पर अधिकार हो चुका है, और 1598 में अब्दुल्ला खां उज्बेक थे। तो एक तो जो मध्य एशिया से खतरा था अब्दुल्ला खां उज्बेक का वो भी समाप्त हो जाता है, और फिर एक वैज्ञानिक सीमा अकबर प्राप्त भी कर लेता है। तो 1598 तक अकबर लाहौर में रहता है, जब तक कि अब्दुल्ला खां उज्बेक की मृत्यु होती है। इसके बाद फिर अकबर क्या होता है कि दिल्ली आ जाता है, और इसी बीच में गुजरात का जो कुछ काठियावाड़ का क्षेत्र था जहां पर विद्रोह हुआ था उसको भी जीत लिया जाता है। तो 1598 ईस्वी तक आते आते मुगल साम्राज्य का उत्तर भारत में संपूर्ण क्षेत्रों में विस्तार हो चुका था। यानी कि आप देखेंगे जो 1598 का मुगल मैप देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा काबुल। तो 1598 के मुगल मैप में देखेंगे तो यहाँ पर काबुल हो जाएगा, ये हो जाएगा मकरान का एरिया हो जाएगा जो मकरान है, और इसका अर्थ है कि यहाँ से लेके काबुल होते हुए हिंदू कुश कश्मीर का एरिया होते हुए ये पूरा का पूरा एरिया इस तरीके से मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। यानी कि ये पूरी की पूरी एरिया हो जाएगी मुगल। ये 1598 तक मुगल साम्राज्य का, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूर्व में बंगाल से लेके उड़ीसा सब का भी क्षेत्र तो आ ही चुका था, मानसिंह के द्वारा जीत लिया गया था। तो पूर्व में बंगाल उड़ीसा से लेके पश्चिम में काबुल तक अकबर के समय में मुगल साम्राज्य को जीता गया था। और जाहिर सी बात है कि जब पश्चिम में काबुल तक विजय हो चुका था तो अकबर एक, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक है। हालांकि इस पर विश्लेषणात्मक चीजों की जरूरत है। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था, और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक तो था ही, साथ ही वह क्या था कि उसके जो साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया चल रही थी उसको आपको भारत के एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में भी समझना है, भारत के एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में भी समझना है। तो जाहिर सी बात है कि जो शासक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का होगा, एकीकरण की प्रवृत्ति से प्रेरित होगा, उत्तर भारत का क्षेत्र जीता जा चुका है, अब उसका ध्यान किधर जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण भारत की ओर मुगलों का कदम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दक्षिण भारत पर जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगले वीडियो में हम आपके माध्यम से लाएंगे दक्षिण भारत, जिसमें कि ना केवल अकबर होगा, एक सिंपल वीडियो दक्षिण भारत पर ही होगा जिसमें अकबर की दक्षिण नीति, फिर जहांगीर के समय में क्या आता है, फिर शाहजहां के समय में क्या होता है, फिर औरंगजेब के समय में, पूरा एक एक चीज आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन दक्षिण में इस समय जो अकबर के समय में राज्य था तो बेसिकली एक खानदेश का राज्य था ये। दूसरा, इस समय अकबर के समय में एक अहमदनगर का राज्य था, खानदेश का राज्य था, अहमदनगर का राज्य था, फिर एक बीजापुर का राज्य था, और फिर एक गोलकुंडा का राज्य था। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। उद्देश्य क्या था दक्षिण में जब कदम बढ़ाता था, किस तरीके की नीति की जरूरत थी, कैसे अकबर करता है वो मैं आपको बाद में बताऊं, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ कि दक्षिण विजय के बाद अकबर क्या करता है कि शहजादा मुराद के नेतृत्व में, शहजादा मुराद के नेतृत्व में और मुनीम खां के नेतृत्व में, जो अकबर का संरक्षक भी रह चुका था, शहजादा मुराद और मुनीम खां के नेतृत्व में दक्षिण अभियान की वो तैयारी करता है और दक्षिण अभियान की ओर प्रस्थान करता है। और इस समय जो मुगल की सीमा से लगे हुए खानदेश और अहमदनगर का राज्य था, तो अहमदनगर और खानदेश तर जाने वाले जो दक्षिण भारत की सड़क मार्ग थे तो वो खानदेश और अहमदनगर को जाता था। तो अकबर ने अहमदनगर, खानदेश, दक्षिण के इन राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि वो मुगल की संप्रभुता को स्वीकार कर लें,
कर आर उपाधि देकर अकबर की मान्यता को मान ले, उनकी सबर्डिनिटी को, लेकिन खानदेश के शासकों ने मानने से इनकार कर दिया। तो दक्षिण में अकबर क्या करता है, 1601 में यहाँ पर अभियान करता है खानदेश पर। यहीं पर एक असीरगढ़ का किला होता है, असीरगढ़ का किला, और इस असीरगढ़ के किले के द्वारा अकबर को 1601 में जीत लिया जाता है। और ये असीरगढ़ की जो विजय है अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है, अंतिम विजय मानी जाती है। यहाँ पर मैंने संक्षिप्त आपको बता दिया है, लेकिन इसके बारे में डिटेल से कि दक्षिण विस्तार पर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्या अकबर के दक्षिण विस्तार का उद्देश्य था, कैसे क्या प्रक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट के रूप में आपको ये जान लेना है कि दक्षिण में अकबर सीमित विस्तार का नीति का समर्थक था, और जिस तरीके से वह पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक वैज्ञानिक सीमा की प्राप्ति करना चाहता था, उसी तरीके से दक्षिण में भी करना चाहता था। और इसी उद्देश्य से उसने अहमदनगर और खानदेश को पत्र भी लिखा था कि वो उसकी संप्रभुता को स्वीकार कर ले। और जब खानदेश ने ऐसा नहीं किया, तब अकबर का अभियान होता है खानदेश में ही असीरगढ़ का किला। खानदेश का जो राज्य हो जाएगा वो नर्मदा ताप्ती घाटी, यदि आपको मानचित्र ध्यान में आ रहा हो तो कर सकते हैं। और फिर असीरगढ़ की विजय कर ली जाती, इसी को कहा जाता है अकबर के द्वारा सोने के चाबी से इस किले को खोला गया था। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जब असीरगढ़ के किला को जीता गया तो वहां पर काफी धन उपहार संपत्ति अकबर को प्राप्त हुआ था। अब यहाँ से अकबर के समय के बाद जब जहांगीर का शासन काल आएगा, तो किस तरीके से दक्कन की नीति में परिवर्तन होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन मुगल साम्राज्य का जो ये विस्तार हुआ था, 2 वीडियो के माध्यम से आपने अकबर के बारे में देखा कि प्रथम चरण का जो साम्राज्य विस्तार हुआ था वो, और जो द्वितीय चरण का साम्राज्य विस्तार। द्वितीय चरण के साम्राज्य विस्तार में कॉन्सेप्चुअल चीजें अधिक है। आपने देखा कि किस पृष्ठभूमि में अकबर के द्वितीय चरण के साम्राज्य विस्तार को समझना है, पश्चिमोत्तर सीमांत नीति जो अकबर अपना रहा था, क्यों उस तरह की चीजें थी, क्या मध्य एशिया की परिस्थिति थी, वो सब आपको ध्यान में रखना। लेकिन इस साम्राज्य विस्तार के साथ साथ और जो एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, उसकी सबसे मूल विशेषता यह थी कि 17वीं शताब्दी तक उत्तर भारत का तो राजनीतिक एकीकरण संपन्न हो चुका था, और मुगलों ने दक्कन में अपना कदम रख दिया था। जैसे मैंने बताया, शाहजादा मुराद और मुनीम खां के नेतृत्व में खानदेश का आधा हिस्सा ले लिया गया, असीरगढ़ का किला। लेकिन इस सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि साम्राज्य विस्तार के साथ साथ क्या चल रहा था कि इस विशाल देश के जनमानस का जो था वह सांस्कृतिक और भावनात्मक एकीकरण भी चल रहा था। इसीलिए मैंने कहा था कि अकबर के साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को केवल साम्राज्य विस्तार के रूप में नहीं देखना है, बल्कि उसको एकीकरण की प्रक्रिया के रूप में समझना है। और जब भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में रहेगा, तो इतिहास का मूल क्रक्स निकल कर सामने आएगा। और यह यदि आपको ध्यान में आ जाएगा, तो जिसका ऑप्शनल पेपर होगा, कभी कभी अकबर के बारे में पूछा जाता है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, नेशनल किंग था। कैसे आप इसको प्रमाणित करोगे कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था? क्योंकि विश्व इतिहास में भी कई ऐसे शासक हुए जिनको राष्ट्रीय शासक का दर्जा दिया जाता है। जैसे अकबर के समकालीन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उनको राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। स्पेन के जोसेफ को, स्पेन के शासक को, ऑस्ट्रिया के शासक को, रूस का जो पीटर महान था उसको राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। तो राष्ट्रीय शासक कहने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, किसको कहा जाएगा राष्ट्रीय शासक। तो ये राष्ट्रीय शासक का कॉन्सेप्ट वैसे पश्चिमी इतिहासकारों का देन है, लेकिन जिस आधार पर महारानी एलिजाबेथ को राष्ट्रीय शासक कहा गया है, पीटर महान को राष्ट्रीय शासक कहा गया, रूस के शासक को, कुछ उसी प्रकार का कार्य अकबर का भी था। और उसमें एक देश के एकीकरण, भौगोलिक एकीकरण वाला पॉइंट आता है। इसलिए हम लोग अकबर को राष्ट्रीय शासक के रूप में वर्णित करते हैं और उनको मानते हैं कि वो एक राष्ट्रीय शासक थे। तो चीजों को कॉन्सेप्चुलाइज करके समझना है, और इसीलिए मैंने बताया कि एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक होने के साथ साथ अकबर एकीकरण की प्रक्रिया से प्रेरित था। और हमने जब भी पढ़ाया है तो कुछ उसी परिचय से आपको याद होगा कि जब हम सल्तनत के बाद आपको प्रांतीय राज्य पढ़ा रहे थे, तो हर एक प्रांतीय राज्य का अंत में मैंने मुगल साम्राज्य में विलय करके आपको दिखाया था। कश्मीर पढ़ाया था, बताया था कि अकबर के समय मुगल में विलय हुआ। मालवा पढ़ाया था, मेरता पढ़ाया था, गुजरात पढ़ाया था, बंगाल पढ़ाया था, जितने भी आपको पढ़ाए गए थे, जौनपुर पढ़ाया था, सबकी मैंने हिस्ट्री आपको फिर से। तो ये जो है ना, लिंकिंग बहुत जरूरी है, तब आप इसके इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। नहीं तो फिर तो यही समझेंगे कि शासक था, क्षेत्र जीता क्षेत्र हारा। ये
इतिहास केवल क्षेत्र जीतने और क्षेत्र हारने की नहीं है, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक महत्व को समझने की जरूरत है। एक शासक की पॉलिसी को समझने की जरूरत होती है और क्यों वो उस तरीके से कर रहा था उसके पीछे। तो हर एक के पीछे मैंने लॉजिक भी बताया है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपके साथ में अकबर की या तो प्रशासनिक नीति या फिर सामाजिक धार्मिक जो उसकी नीति थी, जिसमें सुलह कुल की नीति है, दीन इलाही की नीति सब है, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा होगा। और आपके मित्र यदि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जीएस का या ऑप्शनल पेपर का, तो मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे प्लस कोर्स का जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, इसका जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपये का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आप 44,550 में प्राप्त कर जाएंगे। और यदि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, इसका सब्सक्रिप्शन 72,000 का है। मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे शंकर वाईटी, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है। और आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद आपको 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है। यहाँ पर भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता क्या है? तो डेली लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, देश के सबसे टफ कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक प्रॉपर मार्गदर्शक होना चाहिए जो आपको राह दिखाएं, आपकी कमियों को बताएं, आपकी अच्छाइयों को बताएं और आपके द्वारा लिखे गए कंटेंट को चेक करके आपको डेली आपका मार्गदर्शन करते रहें। इस दृष्टिकोण से आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेहतर है। आप 1 या 2 सालों का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें और फिर आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन लें जो यूपीएससी में शामिल है। तो 12 मंथ के ऑप्शनल पेपर का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है। और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है ये 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर पढ़ाता हूँ, तो आप इससे सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने जो हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया भी पढ़ाया, जो टॉपिक जो मध्यकाल पर आ रहा हूँ, लगभग ऑप्शनल स्तर तक का चीजें क्लियर होती जा रही होगी आप लोगों की। जिसका ऑप्शनल पेपर होगा उसका 70% का एरिया क्लियर हो जाएगा और मैंने विजन तो हर एक जगह दे ही दिया है ऑप्शनल पेपर के स्तर तक। तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिस तरीके से आप वीडियो को देख देख के अपना नोट्स डेवलप करते जा रहे हैं उसी तरीके से इस वीडियो को भी देखकर अपना नोट्स डेवलप कर लेंगे। और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। अगले वीडियो में हम आपके लिए अकबर की जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक नीति है वह वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप इसे देखिए, वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।